नमस्कार। लाइफ में कुछ इंसिडेंट्स ऐसे हो जाते हैं कि जो बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट डालते हैं। कल मेरे साथ कुछ ऐसा ही हुआ, इसलिए मैं आपके साथ ये शेयर करना चाह रहा हूँ। तो कल जो मेरा रेगुलर अपॉइंटमेंट था, जो कि 4 महीने बाद होता है एम्स में, मैं उसके लिए दिल्ली गया एम्स। तो ये मेरा प्रेस्क्रिप्शन कार्ड है एम्स का। तो कल उन्होंने जैसे रेगुलर फॉलोअप पे पूरा हालचाल पूछते हैं कि कैसा चल रहा है, कितना असर कारक है हमारी दवाइयाँ, क्या सिम्टम्स हैं। तो उसके बारे में मैंने पूरा बताया। तो उन्होंने जो कंडीशन देखते हुए, क्योंकि डोजेस कंटिन्यू बढ़ते जा रहे थे अभी तक, तो उन्होंने मेरे को एक रिकमेंड कर दिया इस पार्किंसंस डिजीज़, क्योंकि मेरे को है इसका लास्ट जो ऑप्शन बचता है दैट इज़ डीप ब्रेन स्टिमुलेशन, डीबीएस बोलते हैं उसको टेक्निकल लैंग्वेज में। तो उन्होंने मेरे को ये कर दिया कि अब जो डोजेज़ आपकी चल रही हैं इससे ऊपर अगर बढ़ेंगी तो यू हैव टू गो अंडर डीबीएस, डीप ब्रेन स्टिमुलेशन ट्रीटमेंट। मैंने कहा डॉक्टर साहब इसके क्या कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, क्या कुछ एक्सपेंसेस बैठेंगे। तो उन्होंने पूरा शेयर किया मेरे से कि एज़ पर एक्सपेंसेस पॉइंट ऑफ व्यू अभी तक ये एम्स के अंदर 13 से 15 लाख का खर्चा इसका आता है। अगर बाहर से कराएंगे तो यही 25 के करीब आता है। मैंने कहा चलो ठीक है, एक्सपेंसेस के बारे में। अब इसके कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं, तो कॉम्प्लिकेशंस वो गिनाने लगे कि ब्रेन का मामला है, दैट इज़ वेरी सेंसिटिव मैटर। तो इसमें पहले ही हम आपसे लिखा लेंगे कि कुछ भी हो सकता है, जैसे आपकी आवाज़ जा सकती है, आपकी आई साइट जा सकती है, सुनने की शक्ति जा सकती है, याददाश्त जा सकती है, कुछ भी। मतलब ऐसा जो ब्रेन कंट्रोल करता है वो कोई भी कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं। तो ये सुन के मैं तो हिल गया एकदम से। मैंने कहा डॉक्टर साहब जैसे कि आप डोजेज़ बढ़ाते जा रहे हो, बट मैं आपको एक फैक्ट बता रहा हूँ, मैं योगा और प्राणायाम में बहुत ज़्यादा रिगरसली कर रहा हूँ पिछले 6 महीने से, एंड दैट इज़ गिविंग मी वेरी मच बेनिफिट फॉर मी। एंड एज़ पर योर रिकमेंडेशन दीज आर द डोजेज़। जो डोजेज़ उनकी बात करें तो वो मैं बता देता हूँ कितना कितना डोजेज़ उनका हिसाब से चल रहा है। एक टैबलेट है वो डे टैबलेट, दिन में अलग अलग टाइम पे 4 बार लेनी, मतलब 6 टैबलेट तो वो हो गई। एक टैबलेट उन्होंने दिन में 2 बार बता रखी है, 6 और 2 8 टैबलेट हो गई। एक टैबलेट उन्होंने दिन में 1 बार बता रखी है, 9 टैबलेट हो गई। एक टैबलेट दिन में अगेन 1 बार, 10 टैबलेट हो गई। एक टैबलेट सोते टाइम लेना है, वो टोटल 11 टैबलेट हो गई। बट मैंने उनको बताया कि डॉक्टर साहब मैं जो मैनेज कर पा रहा हूँ दैट इज़ हाफ डोज आई एम टेकिंग राइट नाउ। तो एक बार तो उनको बड़ा सरप्राइज़ हुआ कि हाफ डोजेज के साथ आप सर्वाइव कैसे कर पा रहे हो, डेली रूटीन के काम कैसे कर पा रहे हो। तो मैंने उनको फैक्ट बताया कि जब से मैंने योगा और प्राणायाम स्टार्ट किया है तब से मुझे फील हो रहा है कि मैं डोजेस रिड्यूस कर सकता हूँ, और उसके बिहाफ पे मैंने रिड्यूस करना स्टार्ट किया, एक्सपेरिमेंट किया 1 वीक के लिए। जब मुझे लगा कि काम चल जाएगा, बैलेंस बन रहा है, तो मैंने ये डोजेस कम करना स्टार्ट कर दी, और अभी मैं हाफ डोजेस ले रहा हूँ। तो ये सुन के शी इज़ ए लेडी डॉक्टर, शी वॉज वेरी मच सरप्राइज्ड। बट उन्होंने इस तरीके से कुछ मेरे को कहा नहीं, बोला कि ये योगा इतना इफ़ेक्टिव है तो आप इसको कंटिन्यू रखिए। बेसिकली दे आर नॉट प्रमोटिंग द योगा एंड प्राणायाम। तो मैंने उनसे कहा कि डॉक्टर साहब मैंने चैलेंज लिया है अपने इस डिजीज़ को डिफीट करने के लिए कि आई विल गो विद योगा एंड प्राणायाम, और एक रोगी को योगी बनना है वो मैं सफ़र तय कर रहा हूँ, जिसके लिए मैं पूरी मेहनत कर रहा हूँ, डीप स्टडी कर रहा हूँ योगा और प्राणायाम के बारे में। तो उन्होंने उस टॉपिक को वहीं पे छोड़ दिया कि इट्स अप टू यू, जब आपको लगेगा कि अब मैनेज नहीं हो पा रहा है तो देन वी विल गो फॉर डीप ब्रेन स्टिमुलेशन थेरेपी ट्रीटमेंट। मैं कि इट्स ओके डॉक्टर साहब। तो उन्होंने नेक्स्ट 4 महीने के बाद मेरे को दोबारा बुलाया अपॉइंटमेंट के लिए। वो पिछले कुछ दिनों से ऐसे ही चल रहा है कि हर 4 महीने में बुला रहे हैं फॉलोअप करने के लिए।
फिर मैंने सोचा कि मुझे और डिपार्टमेंट्स में जाके देखना चाहिए कि एम्स में क्या चल रहा है। तो न्यूरोलॉजी और कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट में मैं ऑलरेडी था ही, वहाँ पे पैर रखने के लिए की जगह नहीं होती, इतने पेशेंट्स आते हैं, इतने परेशान लोग आते हैं, और स्पेशली न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर के तो इतने भयानक भयानक केस आते हैं कि कोई बंदा ऐसे हिल रहा है पूरा टाइम, मतलब स्टेबिलिटी नहीं होती बिल्कुल भी। किसी से बात करके देखो तो वो रोड पड़ता है कि इतना खतरनाक डिजीज़ है कि पूरी लाइफ स्पॉइल हो जाती है, कुछ भी नहीं कर सकते, आप बेड पे आ जाते हो और परिवार के बंदों के लिए भी बोझ बन जाते हो। तो ऐसे में बस यही मन करता है कि भगवान इससे अच्छा तो उठा ले। तो हर तरीके के पेशेंट वहाँ पे मिले। कुछ ये कह रहे हैं कि हमारे पूरी जेनेटिक है ये, तो जो भी बच्चा होता है उसके आफ्टर 30 ईयर्स, आफ्टर 25 ईयर्स ये डिजीज़ स्टार्ट हो जाता है, और देर आर सेवरल पेशेंट्स इन ए सिंगल फैमिली। तो पार्किंसंस तो बहुत ही खतरनाक डिजीज़ है। इसको कोई जानता है अगर तो सुन ले तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि हाउ यू आर गोइंग टू मैनेज विद दिस टाइप ऑफ डिजीज़। तो फिर मैं दूसरे डिपार्टमेंट्स में गया, न्यूरोलॉजी और कार्डियोलॉजी वहीं एक बिल्डिंग में है। उसके बाद मैं कैंसर बिल्डिंग में गया, उसके बाद मैं मेडिसिन डिपार्टमेंट में गया, उसके बाद मैं ऑप्थाल्मोलॉजिस्ट जहाँ पे होते हैं वहाँ पे गया, ईएनटी स्पेशलिस्ट के यहाँ गया, उसके बाद पेडिट्रिशियन के यहाँ गया। तो हर तरफ ये हालात हैं कि कोई भी जगह खाली नहीं है, पेशेंट भरमार मची हुई है पेशेंट्स की, और डॉक्टर बहुत ही, मैं तो डॉक्टर्स का बहुत हिम्मत समझता हूँ कि जो इतने पेशेंट्स को डेली बेसिस पे वो डील करते हैं। पूरे इंडिया से एम्स में पेशेंट आते हैं। तो ये देख के बड़ा ही मतलब एक बहुत ही हैरान करने वाली सिचुएशन बन जाती है। फिर मैंने इसके लिए थोड़ा सा मंथन किया, और जो पहले से गाइडेंस मिलती आई हैं उनसे भी बातचीत की, और ये निकल के आया कि इसके लिए हम खुद जिम्मेदार हैं कि इतने डिजीज़ आजकल क्यों बढ़ गए हैं, और ये बढ़ते ही जा रहे हैं। हमारे पास कोई सॉल्यूशन नहीं है इसका, ये बढ़ते ही जा रहे हैं। सभी को पता है कि हो सकता है कि आज वो ठीक है और अगले एक महीने में ही इज़ गोइंग टू सफ़र विद सम क्रिटिकल डिजीज़। ये किसी के भी साथ हो सकता है। अगर आप अपनी लाइफ ठीक ठाक जी जाते हो तो दैट इज़ अप टू गॉड कि उसने आपको इतना अच्छा किस्मत दी है और इतनी अच्छी लाइफ दी है कि आप बगैर रोगग्रस्त हुए आप अपनी लाइफ को आराम से पास कर जाते हो। बट दैट परसेंटेज इज़ वेरी लेस, क्योंकि आज के टाइम पे देखो तो आपके आसपास ज़रूर कुछ बीमार लोग मिल जाएंगे, और बीमार लोग बाहर इसलिए नहीं दिखते क्योंकि वो परमानेंट घर पे रहते हैं। इसलिए हमें ऐसा लगता है कि क्योंकि हम बाहर जब घूमते हैं तो वहाँ पे लोग बीमार नहीं मिलेंगे आपको, क्योंकि वो इस पोजीशन में होते ही नहीं है कि बाहर घूम पाएँ। इसलिए वो परमानेंट या तो हॉस्पिटल्स में सेटल होते हैं या घर पे ही रहते हैं। बट अगर आप डाटा को उठा के देखें, देयर इज ए ह्यूज परसेंटेज हु इज सफरिंग विद क्रॉनिक एक्यूट डिजीज, एंड सम ऑफ द डिजीज आर नॉट क्योरेबल लाइक पार्किंसन। तो इसका थोड़ा सा मैंने डाटा एनालिसिस किया और कुछ फैक्ट्स मैंने निकाले हैं, एक एक करके मैं आपको बताऊंगा। पहले टाइम पे हम कच्चे घरों में रहते थे, बड़ा ही नेचुरल सा माहौल रहता था, उसको गाय के गोबर से लीपते थे, चूल्हे पे रोटियां बना करती थी। ये गैस जो आ गई हैं ये बहुत ही खतरनाक चीज़ें हैं, ऐसी बहुत सारी खतरनाक चीज़ें हैं जो मैं आपको गिनाने जा रहा हूँ। सब कुछ नेचुरल हुआ करता था, कुएं का पानी पीते थे, सैर करने के लिए ठंडी हवा मिलती थी, पेड़ पौधे आसपास रहते थे, तो नेचुरल माहौल रहता था, तो उसमें डिजीज़ का कहीं नाम ही नहीं आता था। हाँ, कुछ सीजनेबल डिजीज़ ज़रूर होते थे, जब बारिश के टाइम पे एक बार बुखार आ जाता था, मलेरिया के मच्छर हो जाते थे ज़्यादा, उनके काटने से फीवर वगैरह आ जाता था, बट वो इतनी बड़ी बीमारी नहीं होती थी, दोज वर मैनेजेबल।
उसके बाद हमने पक्के मकानों में रहना स्टार्ट किया। हम अपने आप को सोच रहे हैं कि अपग्रेड कर रहे हैं, बट एक्चुअली दैट इज़ नॉट अपग्रेडेशन, दैट इज़ डिग्रेडेशन। फिर हमने लोहा लगा के मकान बनाने स्टार्ट किए, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स लगा दी, कंक्रीट पूरा छा गया, पेड़ों की कटाई स्टार्ट हो गई, और हमने अपने आप को पूरा मेटलिक उसमें घेर लिया। आजकल की कंडीशन देखो तो कंक्रीट और सीमेंट और आयरन ज़्यादा रहता है, पेड़ पौधे बहुत कम रहते हैं। इससे हुआ क्या, जो हमारे को मैग्नेटाइज्म मिलना चाहिए था वो इन बिल्डिंगों ने ही सोख लिया। हम इतने सारे गैजेट्स यूज़ कर रहे हैं, उन्होंने ये चीज़ ले ली। नेचुरल जो थेरेपी, जो हीलिंग हमें मिलती थी, उसकी कहीं ना कहीं लैकिंग होने लग गई, और हम धीरे धीरे बीमारी की तरफ बढ़ने लग गए। उसके बाद हुआ क्या, फ्रिज नाम की एक चीज़ लेके आए हम अपने किचन में, उसने मेजर रोल प्ले किया। आप उसमें सब्जी एक दिन बना के रख देते हो, 2-2 3-3 टाइम तक उसको खाते हैं। आटा गूंद के रख देते हैं, उसमें वो 2 दिन तक चलाते हैं। उसके बाद बाहर से सब्जियां इकट्ठी लाते हैं 15 दिन की, वो फ्रिज में ठूंस के रख देते हैं। उसके बाद पानी हम पीते हैं फ्रिज में रखा हुआ। तो ये सारी चीज़ें नेचुरल जो फिनोमेना होते हैं उनको डिस्ट्रॉय कर देती हैं, और उनमें पॉइजन जनरेट हो जाता है। पॉइजन जब जनरेट हो जाएगा और वो फूड हम इंटेक या पानी इंटेक करेंगे, तो वो हमारे जो हेल्दी सेल्स हैं उनको डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देता है। हमारे अंदर एक तरीके से, मैं सरल भाषा में कहूँ, गंदगी जमना स्टार्ट हो जाती है, जिससे ब्लड का सर्कुलेशन उतना प्रॉपरली नहीं हो पाता। हमारे जो पॉइजनिक, जो कह सकते हैं हम, सब्जियों से कीटनाशक इतने हम खाते हैं, गेहूं खाते हैं, उनमें इतना यूरिया डलता है कि आप देख लोगे तो बिलीव नहीं करोगे। वो एक तरीके से जहर बन चुका है आजकल की चीज़ें जितनी भी हैं। टॉक्सिन्स बनने लगते हैं, वो निकलते नहीं हैं। पहले के टाइम पे क्या होता था, ये पंखा नहीं होता था, तो गाँवों में रहने वाले व्यक्ति गर्मियों के टाइम पे भी, ये नेचुरल फिनोमेना है, एक बार आपको गर्मी जरूर लगती है। उसके लिए माताएं, जो भी बहनें, पंखा रखा करती थी, पंखा चलाया करती थी रात को। उसके 2 फायदे थे। एक तो आपकी हाथों की इतनी अच्छी एक्सरसाइज होती रहती थी, और आप आर्टिफिशियल चीज़ों से दूर थे। आपको नेचुरल हवा मिलती थी जो पेड़ों से चलती थी, और आपको पसीना आता था, एक बार आता था पसीना। उसके बाद जब पसीना आता था तो वो बिल्कुल जैसे ठंडा ठंडा, कूल कूल जो कहते हैं आजकल, वो बन जाता था, और फिर गर्मी नहीं लगती थी, आराम से समय व्यतीत होता था। तो हमने कहीं ना कहीं उस चीज़ को कंफर्ट में बदलने के लिए एसी आ गए, पंखे आ गए, कूलर आ गए, इन्होंने अपने को अपना आदी बना लिया। धीरे धीरे हम ऐसे ही गैजेट्स लाते चले गए। फिर आई गैस। गैस में आपने देखा होगा, रोटी को आप डायरेक्ट किसी गैस पे, आर्टिफिशियल गैस से रोटी पका रहे हो, तो उसमें नेचुरल सी बात है, टॉक्सिन्स की मात्रा बहुत ज़्यादा रहेगी। दैट इज़ नॉट सूटेबल फॉर आवर हेल्थ। फिर हम टेलीविज़न लेके आए। टेलीविज़न से हुआ क्या, हमें जो भी मनोरंजन के साधन थे वो घर पे ही मिलने लग गए, और हम बाहर, जैसे नाटक हुआ करते थे, कोई भी गेम देखने जाते थे, कोई भी पब्लिक फंक्शन होता था उसको अटेंड करने जाते थे, जो कि मेले वगैरह, उनको देखने जाना बंद हो गया। वो नेचर से थोड़ा सा कट हो गए हम। फिर आया हमारे पास गीजर। गीज़र के पानी में नहाने के बहुत ही ज़्यादा नुकसान है, वो हमारे साइंटिफिक मेडिकल साइंस भी बताता है। और जब हम कुओं के पानी से या तालाब के पानी से नहाते थे, दैट वर वेरी मच नेचुरल, और हमारे को जो एनर्जी चाहिए होती थी वो मिलती रहती थी। लेकिन हमने गीज़र लाके ये अपना एरिया भी वर्स्ट कर लिया, और हम गैजेट्स के शिकार होते चले गए। फिर आया आरओ। कहने को तो आजकल आरओ के पानी के बगैर कोई पी नहीं सकता, लेकिन आरओ में देखो इतने
गुण कह सकते हैं या अवगुण कह सकते हैं कि ये पानी में पानी वाले मिनरल्स कुछ भी छोड़ता ही नहीं है। आपको डिस्टिल वाटर बना के दे देता है, और फिर डिस्टिल वाटर में आपको जो बॉडी को मिनरल्स विटामिन्स चाहिए होते वो बिल्कुल नहीं मिलते। फिर हमने सोचा कि अभी भी ठीक है। फिर एक जो भयंकर सबसे ज़्यादा दिक्कत वाली चीज़ आई वो आया मोबाइल। मोबाइल तो इतना स्लो पॉइजन हमारे सोसाइटी में आ गया कि हम इसके इतने आदी हो गए, इतने आदी हो गए कि बच्चे से लेकर बूढ़े से जवान से लेकर क्या मोबाइल के बगैर तो ऐसा लगता है अगर मोबाइल का चार्जिंग ख़त्म हो जाती है तो जैसे ऑक्सीजन ख़त्म हो गई हो। इतना बंदा छटपटाता है आजकल मोबाइल के बगैर कि जैसे उसका दुनिया से, इस ग्रह से लिंक ही ख़त्म हो गया हो। जबकि पहले के टाइम पे भी मैसेजेस जाया करते थे, चिट्ठी जाया करती थी, और पुराने टाइम पे और भी कबूतर से संदेश जाया करते थे। उस टाइम पे और आज के टाइम पे आपने डिफरेंस देखा होगा मेजर, स्ट्रेस नहीं होता था उस टाइम पे। अरे एक तरीके से देखो तो हमें एक लाइफ स्पान है, ये एक जर्नी है, वो यहाँ पे स्पेंड करनी है। उसके लिए इतना स्ट्रेस, इतने ज़्यादा गैजेट्स रूपी दुश्मन हमने खड़े कर लिए हैं कि जिनसे पार पाना आज के टाइम में बहुत ही मुश्किल है। अब अगर कोई भी बंदा ये सोचे कि हम वापस उसी युग में चले जाएं तो दैट इज़ नॉट फिजिबल, और ये नामुमकिन का हो ही नहीं सकता। तो एग्जिस्टिंग सिनेरियो में व्हाट वी कैन डू बेस्ट, दैट इज़ वन होप, योगा और प्राणायाम। हमें इन जो आरामदायक गैजेट्स हमने लिए हैं, टीवी हो गया, फ्रिज हो गया, एसी हो गया, कूलर हो गया, पंखा हो गया, आरओ हो गया, मोबाइल फ़ोन हो गया, आपका अदर जो भी गैजेट्स हैं, उनसे अगर लड़ना है तो हमें केवल और केवल योगा और प्राणायाम ही बचा सकता है। देयर इज़ नो अदर अल्टरनेट अवेलेबल इन प्रेजेंट सिनेरियो कि आप इन चीज़ों से बच पाएँ। इनसे हुआ क्या, जैसा कि मैंने पहले बताया है, हमारे बॉडी में ऑक्सीजन की कमी होती चली गई। हमारे जो फिजिकल वर्क होता था, पहले हर बंदा लगभग फिजिकल वर्क करता था, जिससे पसीना निकलता रहता था और टॉक्सिन्स बाहर निकलते रहते थे, हमारा ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहता था। बीमारी के 3 रीजन होते हैं मेन: ब्लड में ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी, ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रॉपर, मतलब ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो पाता है, और जो टॉक्सिन्स रहते हैं उनका एक्सक्रीशन नहीं हो पाता। इन 3 चीज़ों को हम प्रेजेंट जो कंडीशंस हैं, हमारा लग्जरी लाइफ है, बंदा घर में एसी में रहता है, गाड़ी में एसी में जाता है, ऑफिस में एसी में रहता है, उसके पसीने निकलने का तो कोई सवाल ही नहीं है। फिजिकल मूवमेंट इतने कम हो गए, हम गाड़ी बगैर पैर नीचे नहीं रखते, पैदल नहीं चलते। पहले साइकिल हुआ करती थी, उस पर अच्छी खासी कसरत हो जाती थी, बाजार जाते थे, कहीं घूमने जाते थे तो साइकिल से एक्सरसाइज हो जाती थी इनडायरेक्टली। हम पहले स्ट्रेस फ्री रहते थे तो इतनी गहरी नींद आती थी ज़बरदस्त, और जब तक नींद नहीं आएगी तब तक आपकी बॉडी हील नहीं कर पाएगी। किसी भी डैमेज कंडीशन को रिगेन करने के लिए हीलिंग बहुत ज़रूरी है, और हीलिंग बगैर आप प्रॉपर नींद लिए नहीं ले सकते, नहीं हो सकती। तो योगा का मेन उद्देश्य क्या है? आपके स्ट्रेस लेवल को कम करता है, आपको अच्छी नींद आए इसके लिए आपके बॉडी को इतना प्रिपेयर कर देता है कि आपको बहुत ही अच्छी नींद आएगी, और जब आपको बॉडी अच्छे से नींद आएगी तो हीलिंग अच्छे से करेगी। वो डेली बेसिस पे वो एक तरीके से डैमेज कंट्रोल होता चलता है। तो योगा आपके बॉडी में, जैसे जैसे योगा और प्राणायाम की तरफ आप बढ़ोगे तो यू कैन फील इजीली कि देर आर सर्टेन इम्प्रूवमेंट्स आर गोइंग इन योर बॉडी। आपकी बॉडी रिलैक्स होने लगी है, आपको इधर उधर की स्ट्रेस डेवलप नहीं होता है, आपकी बॉडी को पूरी ऑक्सीजन मिलेगी, और बॉडी को ऑक्सीजन पूरी मिलेगी तो ब्लड सर्कुलेशन भी अच्छा होगा,
ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा तो जो इसके प्राणायाम की विधियां मैं जैसे आपको आगे बताऊंगा अपने आगे के वीडियोस में कि कैसे कैसे करना है इसको, वो बात भी डिस्कस करेंगे। तो ये 3 चीज़ें कंट्रोल होती हैं, आपकी बॉडी को ऑक्सीजन पूरी मिलती है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहता है, और आपकी बॉडी में जो टॉक्सिन्स जनरेट होते रहते हैं वो एक्सक्रीट होते रहते हैं। जब ये 3 चीज़ें आपकी सही स्मूथ हो जाएंगी, नॉर्मल हो जाएंगी, तो आप अपनी डिजीज़ को भी ठीक कर पाएंगे जो ऑलरेडी पेशेंट हैं, और जो पेशेंट नहीं हैं वो पेशेंट बनेंगे नहीं। अब किसी से भी डिस्कस करके देखो तो कहता है मेरे पास टाइम नहीं है, इतना बिजी शेड्यूल है। 24 घंटे का जो स्पैन होता है एक दिन का और रात का, उसमें से किसी भी बंदे से बात करके देख लो, उसकी हेल्थ के लिए, अपनी शरीर के लिए, अपने स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए कोई समय नहीं है, बस भाग दौड़ में लगा हुआ है। मेट्रो सिटीज में तो इतना बुरा हाल है कि बंदे को सांस लेने की फुर्सत नहीं है, इतना बिजी है, इतना बिजी है कि अगर उसको कहीं रिश्तेदारी में जाना पड़ता है तो कहता है बिजी हूँ बहुत ज़्यादा, नहीं हो सकता। अब इसका एग्जाम्पल मैं देता हूँ। अगर आपको ऐसा कोई डिजीज़ हो जाता है कि जो आपको बेड पे ला देता है, आपकी नौकरी छुड़वा देता है, और आपके रिलेटिव्स इतने परेशान हो जाते हैं कि आपकी लाइफ एक तरीके से फिनिश हो जाती है उस टाइम पे, तो अब वो बिजीनेस कहाँ गई है आपकी? अब वो आपका सारा काम कहाँ गया? अब आपको सारा काम 24 घंटे अपनी बीमारी को मैनेज करने में ही लगेगा, जो कि पहले आप इस कंडीशन से बच सकते थे। आप अपनी बॉडी को, अपने हेल्थ को, अपने स्वास्थ्य को अपने 24 घंटे में से, अगर आप स्वस्थ हैं और बीमार नहीं होना चाहते तो 1 घंटा देना पड़ेगा। आधा घंटा सुबह या आधा घंटा शाम या सुबह सुबह ही। और उस आधे घंटे में क्या करना है ये हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन आपका 1 घंटा आउट ऑफ द 24 आवर्स कैन सेव योर लाइफ फ्रॉम एनी क्रॉनिक, एक्यूट और अनमैनेजेबल, अनक्योरेबल डिजीज। ये बिल्कुल एक्सपेरिमेंट किए हुए हैं, और आपको पता भी है कि चारों तरफ योगा और प्राणायाम का प्रचार जरूर हो रहा है, लेकिन जितना इंडिविजुअल को अडॉप्ट करना चाहिए वो नहीं कर रहे हैं। तो मैं तो ये भी नहीं कहता कि 1 घंटा निकालिए। स्टार्टिंग में आपको लगता है कि आप बहुत ही ज़्यादा बिजी हैं तो 15 मिनट निकालिए, आधा घंटा निकालिए। मीन्स 24 आवर्स का 24th टाइम निकालना है। अगर आप 1 घंटा निकाल पाते हो तो, अगर आप आधा घंटा निकाल पाते हो तो 48th टाइम्स ऑफ योर वन डे एंड नाइट यू हैव टू स्पेयर फॉर योर हेल्थ, टू योर बॉडी। और अगर 15 मिनट का भी नहीं निकाल सकते, मतलब 72वां हिस्सा आपके दिन और रात का, तो इससे बड़ी बात, तो इससे बड़ी इग्नोरेंस तो कुछ हो ही नहीं सकती। वैसे एक स्टडी में बताया गया है कि अगर एक बंदा स्वस्थ है और वो शुरू से ही अपने रूटीन में डालेता तो 7 मिनट की एक्सरसाइज इज सफिशिएंट टू कीप हिम हेल्दी, टू प्रिवेंट एनी टाइप ऑफ डिजीज। लेकिन वो भी नहीं हो पाता। आप अपने आप को सोच के देखिए कि आप अभी नॉर्मल रूटीन में काम कर रहे हैं, आपके कोई भगवान ना करे ऐसी बीमारी निकल आती है जो कि नेचुरल है, क्योंकि हमारे सामने पॉल्यूशन इतना बढ़ गया है, हमारे सामने इतने गैजेट्स आ गए हैं कि इनमें रेडिएशंस इतना ज़्यादा निकल रहा है कि आप अपने आप को बचा ही नहीं सकते इस कंडीशन से, इस सर्कमस्टांसिस से। आप कहो कि मैं वनों में चला जाता हूँ, दैट इज़ नॉट फिजिबल अगेन, क्योंकि घर गृहस्थी होती है, बच्चे, फैमिली, परिवार होते हैं। तो ये सर्कमस्टांसिस इस टाइप के बन गए हैं कि हम इस लाइफ से दूर नहीं भाग सकते, हमें इन सर्कमस्टांसिस में रहते हुए ही मैनेज करना है। और फॉर दैट वन एंड ओनली इज द सॉल्यूशन, योगा और प्राणायाम की तरफ आपको जाना पड़ेगा, एक्सरसाइज की तरफ आपको जाना पड़ेगा। आपको अपना चंद टाइम अपनी हेल्थ के लिए निकालना पड़ेगा। तो इस वीडियो का पर्पज़ यही था कि कुछ फैक्ट्स आपके सामने रखूं, और अगर आप
एट प्रेजेंट बीमार नहीं हैं तो ये बहुत ही अच्छी बात है। आगे बीमार ना पड़ें उसके लिए आप अपने डेली रूटीन में योगा और प्राणायाम को इम्पोर्टेंस दीजिए और उसका डेली रूटीन का पार्ट बनाइए। अगर कोई बीमार हो गया है बाई चांस तो उसको भी ठीक किया जा सकता है, बस उसको मोटिवेट करने की ज़रूरत है और उसको डिसिप्लिन रहते हुए योगा और प्राणायाम करने की ज़रूरत है। मैं अपनी अगली वीडियोज़ में डिजीज़ स्पेसिफिक योगा और प्राणायाम भी बताऊंगा। आप एक्यूट और क्रोनिक इश्यूज डिजीज़ को कैसे ठीक कर सकते हो उसके भी योगा और प्राणायाम के तरीके बताऊंगा। आप जो लाइलाज रोग हैं उनका भी योगा से पॉसिबल है रिकवरी करना, बट उसके लिए आपको थोड़ा समय ज़्यादा देना होगा और पूरा डेडिकेशन और फेथ के साथ करना पड़ेगा। डेफिनेटली आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। तो मेरा रिक्वेस्ट यही है कि प्रेजेंट सिनेरियो में हम कैसे लाइफ को मैनेज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ योगा प्राणायाम, और ये अवेयरनेस कैसे फैला सकते हैं उसके लिए मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा। आप खुद तो इस वीडियो को देखेंगे ही, मेरा रिक्वेस्ट है कि आप अपने जो ग्रुप हैं व्हाट्सएप ग्रुप्स या जो भी सर्कल है आपका, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि अगर एक वीडियो से कुछ परसेंटेज बंदों को फ़ायदा मिल पाता है या अपनी लाइफ को सही से मैनेज कर पाते हैं तो दैट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर आवर सोसाइटी एंड दैट इज़ ए ग्रेट ऑनर टू मी। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एक तो, क्योंकि जो भी मैं आगे फर्दर बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियोस डालने वाला हूँ योगा और प्राणायाम की, दैट विल रियली हेल्प यू। आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को दबाना ना भूलिए, क्योंकि उससे आपको मेरी हर एक नई वीडियो का अपडेट मिलता रहेगा। और आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुप्स में फैलाइए विद दिस रिकमेंडेशन कि दिस वीडियो इज़ वेरी मच यूजफुल एंड यू प्लीज़ सी वन टाइम, you please devote some of the time of your daily routine. It will really helpful to you, very grateful to me. So इस रिक्वेस्ट के साथ कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और प्रमोट करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा मिल पाए, इस उम्मीद के साथ मैं आपसे ये चर्चा यहीं पे संपन्न करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।